हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा जैन ऑन योर ओन चैनल काश। आज का मेरा टॉपिक है मैंने अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की। जैसे कि लास्ट पोस्ट में मैंने आप सभी से ये कहा था कि मैं एक मराठी मीडियम स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। उसके बावजूद मैंने ये सीए कोर्स को ज्वाइन करने के बाद अपनी मराठी और इंग्लिश के गैप को कैसे टैकल किया। जैसे कि मैंने कहा था, सीपीटी में मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम आई थी। इंग्लिश में मैथ्स के कंसेप्ट को क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता था, इसलिए मुझे जब क्लास में टीचर मैथ्स सब्जेक्ट समझाती तब समझ में नहीं आता कि वो एग्जैक्टली किस बारे में बात कर रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उस लेवल पर अपनी ये प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करने के लिए 8th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स की बुक्स को मैंने इंग्लिश मीडियम की बुक्स को सेकेंड हैंड परचेस कर लिया था, जिससे कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट नॉट ओनली अ मैथ सब्जेक्ट, बाकी के सब्जेक्ट भी तो इंग्लिश में थे, उन्हें मैंने कैसे टैकल किया। वॉट अबाउट माई 11th एंड 12th, क्या वो भी मराठी मीडियम में था? नहीं, एक्चुअली 10th तक मराठी मीडियम में पढ़ने के बाद 11th एंड 12th में भी मुझे थोड़ी परेशानी हुई। एक्चुअली इंग्लिश मुझे समझ में आती थी, पहले से रीडिंग्स वगैरह हमारे क्लासेस में 10th में कई बार हमारे क्लास टीचर हमें खड़े करते थे और इंग्लिश पैराग्राफ्स रीड करने लगाते थे। इस वजह से इंग्लिश के वर्ड्स के साथ में थोड़ी बहुत सिमिलर थी और साथ ही मेरी इंग्लिश स्पेलिंग्स जो रहती थी ना बहुत जल्दी लर्न हो जाती थी। तो इंग्लिश से मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता था। राइटिंग प्रैक्टिस भी थी, सेंटेंसेस बनाने मुझे आते थे। एक ग्रामेटिकल जो जनरल लॉजिक होता है ना इंग्लिश का, वो मेरा क्लियर था। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, मुझे इंग्लिश में कम्युनिकेट करना नहीं आता था। ओरली राइटिंग में कर लेती थी लेकिन ओरली मुझे नहीं करना आता था। देन एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के टीचर ने हमें क्लास में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिसके आंसर मुझे आते थे, बट आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। दैट टाइम मैंने अपना कॉन्फिडेंस गैदर किया, कुछ सेंटेंसेस को मैंने इंग्लिश में बोलना स्टार्ट किया। हाँ, पूरा फुल लेंथ आंसर मैं इंग्लिश में नहीं दे पाती थी, पर उस वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपना आंसर ड्यूअल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती थी। एक्चुअली कुछ पोर्शन में हिंदी में बताती थी और कुछ सेंटेंसेस जो थोड़े बहुत ईजी होते हैं बोलने के लिए मैं उन्हें इंग्लिश में बोल देती थी। इससे ना मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि आंसर मुझे आता है, लेकिन आंसर ना दे पाने की जो एक डर थी, एक निगेटिविटी मेरे अंदर थी, उसको मैंने टैकल करना स्टार्ट कर दिया। वन बाय वन एक एक सेंटेंसेस ऐड होने लगे। 12th में भी मेरा सेम एक्सपीरियंस रहा। 12th में भी कुछ ओसी इकोनॉमिक्स के सेंटेंसेस जो होते थे पढ़ते पढ़ते इतने कॉमन हो चुके थे कि अब मैं फुल लेंथ इंग्लिश का आंसर पूरे क्लास में कर के देने लगी। इससे इंग्लिश का मेरा डर कम हो चुका था। 11th में मुझे याद है एक बार जब फर्स्ट टाइम न्यूली हमारी बुक्स चेक हो रही थे, उस वक्त मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, मुझे राइटिंग पार्ट क्लियर आता है, मुझे स्पेलिंग्स भी बहुत पसंद आती है लर्न करने के लिए, तो मेरी बुक पे तो मुझे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक दिन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के ही टीचर ने मुझे अपने पास बुलाया और बताया कि मेरी काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं आंसर राइटिंग में। एक्चुअली आंसर सही है, उसका कंसेप्ट सही है, बस उसे मुझे कन्वे करते नहीं आ रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज़ कि जो मैं अब तक सोच रही थी कि मेरी स्पेलिंग्स बहुत स्ट्रांग हैं, हाँ, मैं अभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रही थी। फिर इसके बाद मैंने इसे अपने आप को एक चैलेंज दिया, स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, स्पेलिंग्स तो मेरी बहुत स्ट्रांग है। ऐसे करते करते मैं इन एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती गई। डेली चैप्टर रीडिंग्स करने लगी। डेली पढ़ने की वजह से जो क्वेश्चंस मुझे नहीं समझते थे वो समझ में आने लग गए, उनको आंसर किस तरह से करना है ये मुझे समझ में आने लग गया। स्पेलिंग का प्रॉब्लम भी देखते देखते सॉल्व हो गया। ऐसे मेरे 11th का एक्सपीरियंस रहा। 12th में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने की वजह से मुझे 12th में खासा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। फिर आई सीपीटी जर्नी में भी वही फैमिलियर सब्जेक्ट्स थे, तो मुझे ज़्यादा कुछ डर नहीं लगा। राइटिंग पार्ट तो मैं मास्टर कर ही चुकी थी।
ओरल कम्युनिकेशन भी आंसर देने की कंटिन्यूटी रखने की वजह से मैं क्लास में ओरली भी आंसर कम्युनिकेट करने लग गई। पर कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर बुकिश नॉलेज। रियल लाइफ में भी जब हम कम्युनिकेट करते हैं हमें इंग्लिश में बात करना आनी चाहिए, बट स्टिल एट दिस पॉइंट आई वॉज वेरी वीक। फिर जब हमारा CPT का रिज़ल्ट लगा, दैट टाइम आई वॉज अ क्लास टॉपर, और हमारे लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था क्लास के ज़रिए, जिसमें हमें हमारी जर्नी, हमारा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करना था। दैट टाइम ऑल्सो आई रिमेंबर आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, बट आई चूज़ हिंदी कम्युनिकेशन। हमेशा से ही ना हिंदी ये लैंग्वेज जो है वो मेरे क्लोज टू हार्ट रही है। जब भी कोई चीज़ मुझे कन्वे करनी है तो उसे मैं ज़्यादा हिंदी में ही अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती हूँ, एंड स्टिल आई फील सो। हाँ, इंग्लिश मेरी काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। आई कैन कम्युनिकेट ईच एंड एवरी थॉट इन इंग्लिश। पर ये सब हुआ कैसे? एक्चुअली ये जो जर्नी मेरी शुरू हुई ना, ये जर्नी शुरू हुई थी मेरी लॉकडाउन से। हाँ, लॉकडाउन से। आप सब सोच रहे होंगे अब तक तो मैं अपनी CPT जर्नी तक कंटिन्यू थी, 10th 11th 12th कहा, CPT के बारे में कहा, बट अचानक से मैं अब लॉकडाउन पे आ गई। हाँ, लॉकडाउन वाला फेज़। बीच में भी मैंने प्रॉब्लम फेस की थी, बट जैसे तैसे एकेडमिक्स में रहने की वजह से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। ज़्यादातर कम्युनिकेशन एकेडमिक्स से रिलेटेड ही रहता था। जनरल लाइफ का कम्युनिकेशन डायरेक्टली इंग्लिश में करने के लिए ऐसा तो कोई वे आउट मेरे पास था नहीं, और ना ही हमारे क्लासेस में फुल कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता था, ना ही मेरे स्टडी करने के जो फेलोज़ थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो भी ऐसा कोई नहीं था जो फुल इंग्लिश में मुझसे बात कर सके। तो ये चीज़ तब मुझे ज़्यादा रियलाइज़ नहीं हुई। पर लॉकडाउन के पीरियड में, लॉकडाउन होने की वजह से मेरी बच्ची की स्कूल बंद हो चुकी थी। स्कूल बंद होने पर ऑनलाइन मोड स्टार्ट तो हुआ था, बट माई चाइल्ड वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद ऑनलाइन मोड। लाइक बचपन से ही मैंने अपनी बेटी को ना कभी फ़ोन दिया नहीं था। सच में बहुत परेशान किया, कितना भी किया, कितनी भी रोई, फिर भी मैंने उसे खुद ही हैंडल किया, पर कभी मोबाइल नहीं दिया, क्योंकि मोबाइल मैं खुद भी प्रेफर नहीं करती हूँ। मुझे मोबाइल पे टाइम स्पेंड करना सच में ज़्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ रिलेटेड कंटेंट्स ही मैं देखती हूँ, उसके अलावा नो स्क्रॉलिंग आई डू। उसी तरह मैंने अपनी बच्ची को भी मोबाइल नाम के इस खतरनाक टॉय से दूर रखा, और उसकी हैबिट इतनी अच्छी से डेवलप हो चुकी थी ना कि अगर कोई उसे खुद होकर भी मोबाइल दे देता ना देखने के लिए, तब भी वो देखती नहीं। पर उस वक्त उसे पढ़ाना तो था, तो मैं कैसे पढ़ाती? ट्राई किया, 2-3 दिन मैंने उसे ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर, बट द रिजल्ट्स वेर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो मैंने स्टार्ट किया अपनी बच्ची को खुद ही पढ़ाना। फाइनली मैंने अपने बच्ची के स्कूल में कम्युनिकेट करके मैम से कहा शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद ऑनलाइन मोड, और मैंने अपनी बच्ची की नर्सरी एंड जूनियर KG होम स्कूलिंग करवाई। हाँ, होम स्कूलिंग ये मेरे लिए एक बहुत ही अलग, नया, डिफरेंट एक्सपीरियंस था। CA स्टूडेंट थी मैं, अपनी CA की प्रिपरेशन भी कर रही थी। लॉकडाउन के वक्त मेरी CA की एग्ज़ाम अटैम्प्ट भी थी, पर उसी के साथ थोड़ा टाइम जब मैं अपनी बच्ची के साथ स्पेंड करती थी ना, मैं उसे बहुत एंजॉय करती थी, क्योंकि वो टाइम सिर्फ खेलने या बोलने का नहीं होता था। मैं खेलने और बोलने के साथ उसे उसी फन और प्ले वे में पढ़ाना स्टार्ट कर रही थी, और मेरा फेवरेट काम मैं कर रही थी टीचिंग, नो मैटर वो योर स्टूडेंट इज़। हाँ, मैं CA स्टूडेंट हूँ, तो नॉर्मली मैंने CA ही फील्ड के बच्चों को सिखाना चाहिए था, पर ये एक नर्सरी और जूनियर KG की बच्ची थी। मुझे स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आने लग गया। फिर देखते देखते मैं एक बात नोटिस की कि आजकल के स्कूल करिकुलम में फोनिक्स नाम की चीज़ होती है। फोनिक्स, हाँ, शायद मैंने भी बचपन में पढ़ा होगा, हमारे टीचर्स ने भी हमें समझाया होगा, पर फोनिक्स एक टोटली न्यू सब्जेक्ट है, ये मैंने तब रियलाइज़ किया। हाँ, मैं काफ़ी कुछ स्पेलिंग्स पढ़ लेती थी, प्रोनाउंसिएशन के साथ में भी मैं फैमिलियर थी, लेकिन कभी ये चीज़ मैंने सोची ही नहीं कि किसी भी स्पेलिंग को पढ़ना है तो उसका एक अपना एक फोनिक रूल होता है पढ़ने का। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम
आई गॉट इंटरेस्ट इन फोनिक्स। देखते ही देखते मुझे फोनिक्स बहुत पसंद आने लग गया। तो उसके साथ ही पढ़ा तो मैं बच्ची को रही थी, पर साथ ही मैं खुद भी पढ़ रही थी और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। इसी तरह मैंने मेरी बेटी की जूनियर केजी और नर्सरी की जो कंप्लीट सिलेबस था वो कंप्लीट करवाया। और मैंने एक बात सीखी उससे कि ये जो बच्चे हैं, हाँ, कभी ना कभी आगे की लाइफ स्टेज में भी आप भी मदर बनोगे, आपके बच्चे होंगे। बाय दैट टाइम आप देख पाओगे कि सिलेबस में कितना चेंज है। जो हम पढ़ते थे, आजकल के बच्चे वो चीज़ कैसे पढ़ते हैं, किस स्टेज पे पढ़ते हैं, ये आपको जब पता चलेगा ना, तो आप समझोगे कि हाँ, जो चीज़ हम फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, आजकल के बच्चे वो जूनियर केजी सीनियर केजी लेवल पर ही पढ़ लेते हैं। और इसी के साथ ना, ये जो हमारा गैप हुआ है, अगर हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते तो ये चीज़ हमें सिखाई जाती थी। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे वक्त मराठी मीडियम होने की वजह से ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी। पर आज भी हम इस फैसिलिटी की एडवांटेज उठा सकते हैं। आज भी हम इन्हें पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास नर्सरी जूनियर केजी या इन क्लासेस की इंग्लिश मीडियम की बुक्स होनी चाहिए। आप यही सेम कंटेंट ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। पिंटरेस्ट नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको इनके सभी के शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है वो। इनफैक्ट आई ऑल्सो रेफर दैट वेबसाइट मेनी टाइम्स व्हेन आई टॉट माई चाइल्ड। मेरी फर्स्ट लड़की का नाम है याशिका। उसको ही मैंने अपनी जूनियर केजी और नर्सरी की टीचिंग दी थी। उससे ना मुझे फोनिक्स में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था। फिर जैसे कि मैंने बताया कि कोरोना के पीरियड की वजह से जो मेरा May 20 का अटैम्प्ट था वो मैं ठीक से नहीं दे पाई। उसके बाद मेरी सेकेंड डिलीवरी का टाइम आ गया था। मैंने सेकेंड चांस लिया था अपने। उस दौरान मैंने अपने बच्ची का ये जो एजुकेशन था जूनियर केजी का, ये कंप्लीट करवाया। साथ ही साथ मैंने ये चीज़ का एक बड़ा ध्यान रखा कि अगर मेरी इनकेस डिलीवरी हो जाती है, दैट थिंग शुड नॉट हैम्पर माई किड्स एजुकेशन। इसीलिए मैंने डिलीवरी होने से पहले ही याशिका का जूनियर केजी का सिलेबस कंप्लीट करवा लिया था। और साथ ही उसके लिए काफ़ी एक्टिविटी शीट्स मैंने खुद से ही डिज़ाइन करके बनवाई थी। खुद ही कुछ चीज़ें मैंने प्रिंट निकाले, कुछ चीज़ें रफ पेजेस पे मैंने खुद अपने हाथ से ड्रॉ करके उसके लिए वो बुक्स और वो मटेरियल तैयार किया था। तो ये सब कुछ चीज़ें रेडी होने की वजह से जब मेरी डिलीवरी हुई, उसके बाद स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने एक्चुअली मैं याशिका को ज़्यादा समय नहीं दे पाई पढ़ाई करवाने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मैंने उसका सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, इसलिए वो उस टाइम में मेरे साथ बैठती थी, मेरे पास बैठती थी और मेरे पास बैठकर उन एक एक एक्टिविटी शीट्स को कंप्लीट करती थी। तो माइंड में मैं थोड़ा सा गिल्ट फ्री थी, बहुत ही पीसफुल काम महसूस करती थी और साथ ही मुझे सेटिस्फेक्शन था कि मेरी बेटी का एजुकेशन बीच में ब्रेक नहीं हुआ है मेरी डिलीवरी की वजह से। इस एक्सपीरियंस के साथ मैंने ना एक चीज़ नोटिस की, चाहे लाइफ का कोई भी फेस हो, हम कभी भी कुछ भी सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ, लाइफ खुद ही एक बड़ा चैप्टर होता है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। इसमें एंडलेस चैप्टर्स हमें मिलते हैं सीखने के लिए। वी आर अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। हम हमारी लाइफ से बहुत कुछ सीखते हैं और सीखने की प्रोसेस कभी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को अपडेटेड फील करना चाहते हैं, इन टाइम, ऑन टाइम, अलॉन्ग विद दिस जनरेशन फील करना चाहते हैं और ये फियर ऑफ मिसिंग आउट फेस नहीं करना चाहते, तो मैं आप सभी से यही चीज़ कहूँगी, चाहे जो मिले, जहाँ कहीं भी आपका इंटरेस्ट डेवलप हो ना, वो चीज़ ज़रूर सीखिए। और यहीं से मैंने डिसाइड किया था कि हाँ, एक बार तो मैं फोनिक्स का ये लेक्चर जो होता है ना, ये मैं बच्चों को सिखा कर देखूँगी, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस हो चुका था अपनी ही बच्ची को सिखाने का। और लिटरली वो सीनियर केजी में जाने से पहले ही 3 लेटर्स के पूरे वर्ड्स पढ़ सकती थी, पूरे सेंटेंस पढ़ सकती थी, उन सेंटेंसेस को हिंदी में कन्वर्ट कर कर उनके मतलब भी समझा सकती थी। वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं ये चीज़ सिखा सकती हूँ, खुद भी सीख सकती हूँ और दूसरा को भी सिखा सकती हूँ। तो जैसे कि मेरी सेकेंड बेबी की डिलीवरी हुई,
उस वक्त उसके साथ मेरा शेड्यूल जो था बहुत ही हेक्टिक था, तो सीए की पढ़ाई में वो टाइम पे कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि सीए की पढ़ाई को एटलीस्ट 3 to 4 आवर अपने डेली देना चाहिए, डेली रूटीन में होना चाहिए, तब वो चीज़ आप थोड़ी थोड़ी क्यों ना हो हैंडल कर सकते हो। पर मेरा बेटा जो था ना, स्टार्टिंग के फेस में बहुत चिड़चिड़ा था, बहुत रोता था, मुझे बहुत परेशानी होती थी उसे हैंडल करने में। आई नो उस वक्त मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया उसे हैंडल करने के लिए, लेकिन फिर भी इतना छोटा सा बेबी जो होता है ना, उसे उसकी माँ ही लगती है। तो जब भी वो दोपहर में सोता था ना, पूरे दिन भर के शेड्यूल में वो दिन में कंटिन्यूसली विदाउट डिस्टर्बेंस सिर्फ 1 घंटे के लिए सोता था, सिर्फ 1 घंटे के लिए। उसके अलावा दिन में वो जब भी सोता था ना, तो छोटी छोटी सी नैप लेता था, 15 या 20 मिनट की नैप लेके उठ जाता था और बहुत परेशानी होती थी मुझे। पर दोपहर का वो 1 घंटे का समय ऐसा होता था जब मैं एकदम शांत रहती थी, अपने माइंड को कंसंट्रेट करवा सकती थी। पर स्टिल ये 1 घंटा सीए की पढ़ाई के लिए बहुत कम था। तब मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और करके देखते हैं। ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा अपने स्टडी से, ये पता है, लेकिन सीखते रहने की जो हैबिट है अपने माइंड की, उसे ब्रेक नहीं करना है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अबैकस और फोनिक्स की ट्रेनिंग लूँ। तो दोपहर के उस 1 घंटे में मैं ऑनलाइन लेक्चर्स और सेशंस अटेंड करती थी, जिसमें मेरी ट्रेनिंग हुआ करती थी। मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, अबैकस की भी और इंग्लिश के लिए फोनिक्स की भी। इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया, मैं डेली खुद को काम रख पाती थी, क्योंकि मैं उस वक्त वो एक चीज़ कर रही थी जिससे कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता था। लिटरली गाइस, अगर दिन भर के बिजी शेड्यूल में आप अपने आप के लिए थोड़ा भी समय निकाल पाते हो, जिसका यूज़ आप अपनी हॉबी परस्यू करने के लिए करेंगे ना, तो आप मेंटली बहुत काम फील करोगे और सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, जो कि आपका एक मोटिवेशन बनेगा बाकी दिन के घंटों को हैंडल करने के लिए और अगले दिन फिर से नई शुरुआत करने के लिए। तो एटलीस्ट एक तो चीज़ आपने करनी चाहिए जो आपको पसंद हो, एंड मेरे केस में ये चीज़ थी सीखना। नो मैटर मैं क्या सीख रही हूँ, मैं सीए स्टूडेंट हूँ, मैं अबैकस और फोनिक्स को कैसे पढ़ सकती हूँ, क्यों, मतलब क्या ही ज़रूरत है मुझे पढ़ने की, और लोग क्या सोचेंगे, इसने तो सीए की पढ़ाई छोड़ दी है और अब ये अबैकस और स्पोकन इंग्लिश की टीचर बनेगी। अरे शायद ये इसका काम नहीं था, ये गलती से इस ये कोर्स में आ गई थी, इसलिए अभी इसने स्टेज छोड़ दिया है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल परेशान नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे सीखना बहुत पसंद है, नई नई चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। बस उसी तरह मैंने अबैकस और फोनिक्स को सीखा, और मेरी जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, मैंने अपनी एक बैच भी कंडक्ट करवाई थी। हाँ, उन बैचेस को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि जब ये बैचेस का टाइम ख़त्म हुआ, तब तक मैं अपने सीए की पढ़ाई पर वापस से कंटिन्यू हो चुकी थी। और ये अबैकस और फोनिक्स के लेक्चर्स जो होते हैं ना, ज़्यादा करके समर वैकेशंस में ही ज़्यादा चलते हैं। और ये एक लेवल जो थी ना, एक लेवल आप आराम से बच्चों को 1 महीने में कवर करवा सकते हो। साथ ही साथ ये स्कूल टाइमिंग के साथ में स्कूल शेड्यूल में भी किए जा सकती है। पर मेरे खुद के ही बच्चे हैं, उनकी स्कूल होती है, उनके स्कूल के बाद जब वो घर पे आते हैं ना, तो मुझे उनका होमवर्क, उनका क्लास वर्क उन्हें सिखाना भी पड़ता है। तो अगर मैं स्कूल रूटीन में भी अगर ये क्लासेस लेने का सोचती, तो इट वॉज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। इसलिए मैंने स्कूल रूटीन में इन क्लासेस को कंडक्ट करने का थॉट अपने माइंड से निकाल दिया। समर वैकेशन में मैंने एक बैच कंडक्ट भी की, एंड सक्सेसफुली मेरे सभी स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। और इसके बाद मैं वापस कोई बैच नहीं ले पाई। मैं जानती हूँ कि अचानक से आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, ज़ोरों शोरों से उसके बारे में पोस्ट डालते हो, जैसे कि मैंने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया था, उसी के लिए बनाया था एक्चुअली, जिस पे मैंने अपने फोनिक्स और अबैकस क्लासेस के बारे में पोस्ट डाली थी। उसके बाद से उस चैनल पे मैंने कभी कोई पोस्ट नहीं किया था। बहुत से लोग सोचते थे कि इसने तो क्लासेस शुरू की थी, क्या हुआ, क्या ये क्लासेस भी बंद हो गई, क्या इसके पास कोई पढ़ने के लिए आता नहीं है, या इसी को पढ़ाने आता नहीं है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस लोगों के माइंड में होते थे, लेकिन मैंने उन्हें कभी अपने आप पर हावी होने नहीं दिया।
मैं ये जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ। मैं जो भी करती हूँ ना, किसी और के बोलने पर नहीं करती हूँ। मैं वही करती हूँ जो मुझे सेटिस्फेक्शन दे कि हाँ, मैंने जो किया इट वॉज़ वर्थ इट। मैंने अपने टाइम का सही इस्तेमाल किया। अननेसेसरी यूट्यूब स्क्रोलिंग नहीं की, डिप्रेस्ड होकर सीरियलों में टाइम वेस्ट नहीं किया, पर इन चीज़ों को सीखने में टाइम लगाया। और ये सब चीज़ों ने मेरी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी में ना कॉन्फिडेंस गेन करवाया कि चाहे मैं लाइफ में किसी भी एज की रहूँ, मैं अगर सोचूं, मैं अगर चाहूँ तो मैं कुछ भी सीख सकती हूँ। और रहा सवाल सीए का, ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर कोई पंडित भी मुझे आके कह दे ना कि बाबा तुम्हारी कुंडली मैंने देखी है और तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि तुम कभी सीए नहीं बन सकती, आई वॉन्ट बिलीव ऑन हिम। भले ही अगर मेरे पास 1% चांस भी है ना सीए क्लियर करने का, फिर भी मैं सीए की पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। पता है मुझे कि मैं अभी क्लियर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी ही प्रैक्टिस कम पड़ रही है। ये चीज़ मुझे अच्छी तरह से पता है, प्रॉब्लम मेरे एंड पर है, नॉट इन आईसीआई। ऐसा भी नहीं कि आईसीआई जानबूझकर मुझे फेल करवा रही है। आई नो मेरी प्रिपरेशन ही हर बार पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरे पास भी मेरे अपने पर्सनल शेड्यूल हैं। मैं एक फैमिली में रहती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं हाउस वाइफ भी हूँ। सारे काम हमारे घर पे है, लिटरली गाइस, सारे काम हमारे घर पे। कोई काम वाली बाई नहीं आती है, कोई मेड या कोई हेल्पर नहीं है हमारे काम करने के लिए। हमारा झाड़ू पोछा बर्तन रसोई सब कुछ काम घर पर होता है, सब कुछ। ये साथ में करते ही मैं अपने 2 बच्चों की पढ़ाई भी करवाती हूँ। उन्हें किसी ट्यूशन क्लासेस की ज़रूरत नहीं। और लिटरली मैं खुद भी पर्सनली ये सोचती हूँ कि बच्चों को ट्यूशन क्लासेस नहीं लगवाने चाहते। एक्चुअली ये पढ़ाई ही एकमात्र ज़रिया है जिससे हम अपने बच्चों से कनेक्ट हो सकते हैं। सोचो ना, कितने घंटे होते हैं हमारे बच्चे हमारे पास। वो जाते हैं स्कूल में, होते हैं वहाँ स्कूल टीचर्स के साथ, वो वहीं से पढ़ते सीखते देखते हैं। घर पे आते हैं और अगर घर पे भी हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ नोटिस करेंगे ना, तो आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे, हम हमेशा उनके ऊपर चिल्लाते ही रहते हैं, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू ऐसा नहीं करता, तू वैसा नहीं करता, तू मेरी सुनता ही नहीं। हर टाइम झगड़ने में चले जाता है। और बच्चों का जब बॉन्डिंग होता है ना हमारे साथ, एक चिड़चिड़ा सा हो जाता है। उन्हें लगता है यार मम्मी हमेशा परेशानी करती रहती है, मम्मी ना अच्छी से हमारे साथ बोलती है ना खेलती है। फिर मम्मी के साथ उन्हें टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद हम हमारे बच्चों को ट्यूशन को भेज देते, वहाँ उनके कुछ घंटे निकल जाते हैं। जब वो ट्यूशन क्लासेस से घर पे आते हैं तब तक उनके पापा घर पे आते हैं और पापा के देखते ही वो बच्चे पापा को ऐसे लिपट जाते हैं जैसे कि सालों से मिले ना हो। यही तो एक फीलिंग होती है फादर के साथ बच्चों की बॉन्डिंग की। एक्चुअली ना, फादर नाम का पर्सन जो है आपको सुबह मॉर्निंग में दिखता है और पूरे दिन के हसल के बाद में जब शाम में फाइनली पापा दिखते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है क्योंकि आप में और इनमें एक लॉन्ग गैप आ गया था, डिस्टेंस आ गया था। एंड आफ्टर दैट फादर जो होते हैं ना, हमेशा प्यार से हंस कर बात करके खेलने की बातें करते। फादर कभी पढ़ाई की बातें नहीं पूछते और ना ही कभी किसी चीज़ के लिए उन्हें डांटते या मारते हैं। इसलिए फादर के साथ उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन मदर के साथ नहीं होता है। तो आप भी अगर चाहते हैं, या फिर जो मदर है ऑलरेडी, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा हो, तो मेक श्योर कि आपका बच्चा आपके साथ रहे, कहीं और किसी के साथ ना जाए, किसी और के पास अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने ना जाए। स्कूल्स में टीचर पढ़ा रही है, घर पे आकर उनकी पढ़ाई, उनके होमवर्क, उनके कंसेप्ट के कोई डाउट्स अगर है तो उन्हें क्लियर करने में आपने उनकी मदद करनी है। इसी से आपको पता चलेगा कि आपका बच्चे का लर्निंग पैटर्न कैसा है, किस तरह की प्रॉब्लम्स उन्हें स्टडी करते वक्त आती है। और उनका अगर एक डाउट वाला मैकेनिज़्म आप समझ जाओगे ना कि मेरा बच्चा किस प्रॉब्लम में जाके अटकता है और उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए मुझे किस तरह से उसे समझाना पड़ेगा, तो यू विल थैंक मी रियली। इस तरह से आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे को अगर मुझे समझाना है ना, तो उसके साथ मैं कैसे बात करूँ, कैसे उसे मैं स्टोरी समझाऊँ, कैसे उसके साथ मजाक करूँ। और जब ये पूरा एक्सपीरियंस एक फन वे हो जाता है ना, तो आप भी अपने बच्चे के साथ एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। फिर आपको उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, डांटने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। मैं ये नहीं कहती
कि मैं अपने बच्चों को मारती नहीं हूँ या डांटती नहीं हूँ। हाँ, मारती हूँ, कभी कभी अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो मारना तो पड़ता है। पर हाँ, मैं अपनी बड़ी बेटी को नहीं मारती। मेरे हिसाब से ना बच्चों का 5 साल तक का जो एज होता है ना, बस उसी एज में हमें बच्चों को ये चीज़ पूरी तरह से समझानी होती है कि अगर हम कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो उस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है। अगर हम गुस्सा है और हमने बस आँख निकाली तो बच्चों को समझ में आना चाहिए कि हम उनके किस बिहेवियर से, किस एक्शन से गुस्सा होते और हमें उन्हें ये समझाना होता है बिना मारे कि ये चीज़ उन्हें नहीं करनी चाहिए। वो अगर गलत है तो उनकी गलती उन्हें समझ में आनी चाहिए, हमें उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो 5 साल की एज तक ही ना मिनिमम बच्चों को मारिए। रोज़ धुलाई मत कीजिए। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि आज जाके पूरा फ्रस्ट्रेशन आप अपने बच्चों पे फेंकिए। नहीं, मारने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होनी चाहिए। लाइक महीने में 1 बार मारो, पर अच्छे से मारो, मतलब उन्हें याद रहेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई गलती करूँगी ना, यार मम्मी ने उस दिन बहुत धुलाई की थी, वो याद रखेगा और वो डरेगा। लेकिन आप अगर उसे रोज़ मारोगे ना तो वो उसके लिए एक हैबिट हो जाएगी, फिर वो मार उसे बदलने में मदद नहीं करेगी। बिल्कुल उसी तरह मेरा टॉपिक जो था, आई विल कम बैक टू माई टॉपिक, कि हमें एज के फैक्टर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि हमारी लर्निंग एक्सपीरियंस ब्रेक हो। हम लाइफ के स्टूडेंट हैं, हमें हमेशा सीखनी है। नो मैटर वॉट यू लर्न, किससे सीख रहे हो ये भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप सीख रहे हो, आप कंटिन्यूअली खुद को अपडेट कर रहे हो। सो दिस वॉज माई होल जर्नी अबाउट ब्रिजिंग दैट कम्युनिकेशन गैप इन इंग्लिश। और साथ ही आज मैं अपने बच्चों के साथ भी इंग्लिश फुल कम्युनिकेशन कर सकती हूँ। और यू गाइज वोंट बिलीव, मेरी बच्ची याशिका 1.5 साल की थी तब ही मेरे साथ टोटल इंग्लिश कम्युनिकेशन कर पाती थी। और ना मेरी इस ये जर्नी का बेनिफिट सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी बेटी को भी हुआ है एक्चुअली। बचपन से ही उसने ना मुझे पढ़ाई करते हुए देखा है। तो वो होता है ना कि बच्चे जो आपको देखते हैं वही चीज़ करते हैं। तो मेरी बच्ची ने कभी मुझे मोबाइल देखते हुए नहीं देखा, टीवी देखते हुए नहीं देखा, टाइम पास करते हुए नहीं देखा, सोते हुए नहीं देखा, यहाँ वहाँ की बातें, चुगली करने की आदतें, ये सब उसने कभी देखा नहीं। तो सेम वे उसमें भी मेरी ये हैबिट इनकलकेट हो गई। बहुत ही छोटी एज से जब मैं पढ़ाई करती थी ना, वो मेरे बाजू में आकर बैठती थी और बोलती थी, मम्मा मुझे भी लिखना है, मुझे भी पढ़ना है। वो तब तक तो प्ले ग्रुप में नहीं थी, पर फिर भी उसके पहले ही उसे राइटिंग, पढ़ाई, बुक्स, ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो प्ले ग्रुप में जाने से पहले से ही मैंने घर पर ही उसे पढ़ाई स्टार्ट करवा दी थी। अपने पढ़ाई के साथ साथ मैं उसे स्ट्रोक्स, लाइनिंग्स लिखने के लिए एक बुक दिया करती थी। उसके पास एक पेंसिल होती थी और जहाँ भी वो जाती ना, हमेशा अपनी बुक और पेंसिल साथ में कंटिन्यू रखती थी। और इसी तरह से उसने प्ले ग्रुप में जाने से पहले A to Z लेटर्स लिखना सीख गई थी, आइडेंटिफाई करना सीख गई थी, पढ़ना भी सीख चुकी थी, एंड 1 to 10 नंबर्स भी उसे आते थे एट द वेरी एज ऑफ प्ले ग्रुप। जहाँ आज के बच्चे सिर्फ खेलने और टिफ़िन खाने जाते थे, वहाँ मेरी बेटी 1.5 साल की एज में सब कुछ कंप्लीट करवा सकती थी। सब कुछ आता था उसे ऑलरेडी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके एक्शंस सिर्फ आप ही की ज़िंदगी बदलते नहीं हैं, किसी और की ज़िंदगी में भी वो इम्पैक्ट करते हैं। जब आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे तो आपको हमेशा ये चीज़ समझनी है कि आपके एक्शन का इम्पैक्ट हमेशा पॉजिटिव हो, खुद पर भी और दूसरों पर भी। इसी तरह मैं चाहूँगी आप सभी भी अपने लाइफ में वो हर एक चीज़ सीखें, भले ही वो आपके फील्ड से रिलेवेंट रहो या ना रहो, पर अगर वो आपको खुशी देती है, उससे आप किसी की मदद कर पाओ, तो ज़रूर सीखना। और एज ऑलवेज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा, देन डू लाइक इट एंड शेयर इट विद समवन, जिससे किसी को मोटिवेशन मिले। और दूसरे लोगों की तरह मैं ये नहीं कहने वाली आप सभी से कि सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, मैं नहीं करूँगी कि आप सभी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही चाहिए, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ना सब्सक्राइबर्स बढ़ाना नहीं है। मेरा मेन मोटिव है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। और आप लोगों को अगर सच में ऐसा लगता है ना कि मेरा एक्सपीरियंस जो है ना
थोड़ा वर्थ है, देन ओनली यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको लगता है ना, हाँ इसका जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा ना मुझे सुनना ही है, मुझे देखना ही है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी मेरे वीडियोस की। प्लीज़ वॉच all videos and content on my channel if you feel like it. Thank you.